आज हम पढ़ेंगे राय चंद्रसेन भाग 2। भीलों के जब उपद्रव को शांत कर रहे थे वो, तो इस दौरान मादलिया और उसके सहयोगी भीलों ने चंद्रसेन का मुकाबला किया। लेकिन कुछ समय बाद मादलिया के मारे जाने के बाद सारे भील भाग खड़े हुए। मादलिया का दमन कर चंद्रसेन पुनः सिवाना लौट आए। इन गांवों में लूटमार करना चंद्रसेन के लिए इसलिए भी संभव था क्योंकि इस समय अकबर जो था वो गुजरात अभियान की ओर ध्यान दे रहा था और मेवाड़ पे भी उसका अभियान चल रहा था। गुजरात अभियान को सफल बनाने के लिए अकबर के लिए आवश्यक था कि वह अजमेर अहमदाबाद के सैनिक मार्ग को राणा प्रताप एवं सिरोही के देवड़ा सुल्तान से सुरक्षित रखे और इस हेतु उसने 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर राज्य का मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया और इस मार्ग को खुला रखने का दायित्व भी उसे ही सौंप दिया। गुजरात की व्यवस्था करने के बाद अकबर ने पुनः चंद्रसेन की ओर ध्यान दिया। उसने सिवाना पर शाही आक्रमण करवाया। भाद्रजून पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद सिवाना ही चंद्रसेन की राजधानी थी और चंद्रसेन ने वहां के किले को सुदृढ़ भी करवा लिया था। इस समय राठौड़ों के प्रसिद्ध घराने अधिकांश जो थे वो अकबर की सेवा में जा चुके थे, किंतु मालानी के राठौड़ अभी भी चंद्रसेन के पक्ष में थे। रावचंद्र सेन मालानी के इन राठौड़ों एवं कुछ अन्य सरदारों के सहयोग से आसपास में जो तैनात मुगल अधिकारी थे उन पर आक्रमण करते रहते थे। बादशाह अकबर को जब इसकी सूचना मिली कि चंद्रसेन शाही इलाकों पर उपद्रव कर रहा है, तब उन्होंने चंद्रसेन का दमन करने के लिए 1574 में बीकानेर नरेश राय सिंह, वो कुल्ली खां मरहम, शिमल खां, केशवदास, जगतदास, तेयब खां और सुभान कुली खां को सिवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना सिवाना की तरफ बढ़ी और सोजत पहुंची। सोजत पर चंद्रसेन के बड़े भाई राम के पुत्र कल्ला का अधिकार था। हालांकि सोजत का परगना उसे बादशाह से ही मिला था, परंतु इस समय तक उसका बादशाह से मनमुटाव हो गया था और वो अपने चाचा चंद्रसेन के पक्ष में था, इसलिए उसने शाही सेना का विरोध किया। पर बाद में उसे सोजत छोड़कर सिरियारी की तरफ भागना पड़ा। शाही सेना ने उसका पीछा किया और सिरियारी के दुर्ग को भी घेर लिया। अतः कल्ला सिरियारी को छोड़कर गोरम के पहाड़ों में चला गया। वहां पर भी शाही सेना ने उसका पीछा किया तो उसने फिर आत्मसमर्पण कर दिया। सोजत पर मुगलों का अधिकार हो गया। कल्ला के आत्मसमर्पण के बाद शाही सेना जो थी वो सिवाना की ओर बढ़ी। लेकिन रावचंद्र सेन जो थे उन्होंने इसलिए इस सेना को रोकने के लिए अपनी तरह से अग्रिम कार्यवाही की योजना बनाई थी। रावचंद्र सेन ने शाही सेना का मार्ग रोकने हेतु सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन शाही सेना ने उसे परास्त कर दिया। तत्पश्चात शाही सेना सिवाना के दुर्ग पर पहुंची और दुर्ग का घेरा डाला। रावचंद्र सेन दुर्ग की रक्षा का भार पन्ना राठौड़ पर छोड़कर स्वयं पिपलौद की तरफ चले गए। सिवाना का घेरा कोई 2 वर्ष तक चलता रहा। इधर पन्ना राठौड़ रक्षात्मक कार्यवाही करता रहा तथा चंद्रसेन अचानक पहाड़ियों से निकलकर शत्रुओं पर हमला करता था। एक बार तो वह लूटमार करता हुआ जोधपुर के पास भी पहुंच गया था। शाही सेना सिवाना के अभेद्य दुर्ग को लेने में सफल नहीं हो सकी और चंद्रसेन के आकस्मिक दावों से भी परेशान हो गई थी। अतः अकबर ने तेब खां, सैयद बेग, सुबान कुली खां तुर्क, अजमत खां, शिवदास आदि को अपने सैनिक अधिकारियों को बड़ी सेना के साथ फिर से उनकी मदद के लिए भेजा। चंद्रसेन काणूजा की दुर्गम पहाड़ियों में चला गया। इस पर शाही सेना जो थी वो वापस लौट गई और इस सेना की असफलता के कारण अकबर जो था वो उनसे नाराज हुआ, शाही सेना से। अब बादशाह ने जलाल खां को सैयद अहमद, सैयद कासिम, सैयद हाशिम और शिमाल खां के साथ सिवाना स्थित शाही सेना की सहायतार्थ भेजा। रावचंद्र सेन को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने जलाल खां के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जलाल खां अत्यधिक सतर्क था तो चंद्रसेन की योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। कुछ समय तक तो चंद्रसेन ने पहाड़ों से निकलकर शाही सेना पर आक्रमण करके युद्ध को जारी रखा, लेकिन विशाल शाही सेना के सामने मुट्ठी भर राठौड़ कहाँ तक टिक पाते। तब चंद्रसेन पुनः पहाड़ियों में चला गया। जलाल खां भी उसे ढूंढता हुआ रामपुर पहुंच गया। एक दिन मौका पाकर चंद्रसेन और उसके सहयोगी देवीदास ने अचानक शाही सेना पर हमला कर दिया। इस आक्रमण में जलाल खां मारा गया और जलाल खां के मारे जाने पर मुगलों की शक्ति पर असर पड़ा और राठौड़ों के उपद्रव जो थे वो अत्यधिक बढ़ गए। अनेक मुगल सेनानायकों द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी सिवाना का दुर्ग उनके अधिकार में नहीं आ सका। दुर्ग का घेरा डाली हुई सेना भी पूर्णतया थक चुकी थी। इधर चंद्रसेन ने दुनाड़ा आदि स्थानों पर सेनानायक को तैनात कर दिया। राठौड़ राजपूतों ने घोड़वाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में सुदृढ़ किलों की एक कतार सी बना ली थी, जिससे सिवाना का दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत हो गया था। अब चंद्रसेन को दबाने के लिए शाही सेनाओं को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तब 1576 के आरंभ में अकबर ने अपने विश्वस्त सेनानायक शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मुगल सेना सिवाना की तरफ भेजी। जिस समय यह शाही सेना सिवाना की तरफ बढ़ रही थी, दुनाड़ा के दुर्ग से राठौड़ राजपूतों ने निकलकर शाहबाज खां के मार्ग को रोकने का प्रयास किया,
लेकिन शाहबाज खान ने दुनाड़ा के पास राठौड़ों की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और दुनाड़ा पर अधिकार कर लिया। दुनाड़ा पर अधिकार करने के बाद शाही सेना सिवाना की ओर पहुंची। सिवाना दुर्ग का घेरा डाले हुए जो सेना पहले से ही वहां पड़ी हुई थी, शाहबाज खान ने उसे लौटा दिया और अपनी सेना से दुर्ग का घेरा डाला। कुछ दिनों तक प्रयत्न करने के बाद जब शाही सेना दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सकी, तब शाहबाज खान ने दुर्ग में रसद जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इससे राठौड़ों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जब अब दुर्ग को खाली करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था, अतः विवश होकर राठौड़ों ने मार्च 1576 में अंतिम दिनों में दुर्ग को शाहबाज खां को सौंप दिया और समस्त राठौड़ सरदार रावचंद्र सेन के पास पहाड़ों में पहुंच गए। चंद्रसेन और उसके सरदार पहाड़ियों में ही मौका देखकर समय समय पर निकलते और मुगल सेना पर धावा बोलते थे। पोखरण पर भाटियों का अधिकार। सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद पोखरण का दुर्ग रावचंद्र सेन के पास था। सिवाना हाथ से निकलने के बाद चंद्रसेन का मारवाड़ में रहना भी संभव नहीं था, अतः उसे पिपलोद की पहाड़ियों को छोड़कर मेवाड़ की तरफ जाना पड़ा। जैसलमेर के भाटियों के लिए पोखरण पर अधिकार करने का यह अच्छा अवसर था। अक्टूबर 1576 में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण पर चढ़ाई कर दी और किले को घेर लिया। इस समय वहां पर रावचंद्र सेन की तरफ से पंचोली आनंद राम किलेदार था। लगभग 4 महीने तक दुर्ग का घेरा चलता रहा, परंतु भाटियों को कोई सफलता नहीं मिली। तब दोनों पक्षों ने संधि करना ही उचित समझा, जिसके अनुसार पोखरण रावल हर्राय को सौंप दिया गया और इसके बदले में रावल हर्राय ने 1 लाख फदिये लगभग 12,500 रुपये चंद्रसेन को देना स्वीकार किया, जिस पर रावचंद्र सेन ने यह रकम रावल हर्राय को जब चुका देंगे तो वह पुनः पोखरण रावचंद्र सेन को दे देगा। इसके बाद युद्ध स्थगित कर दिया गया और संधि की शर्तें रावचंद्र सेन के पास स्वीकृति हेतु भेज दी गई। इस समय अकबर जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए चंद्रसेन को रुपयों की आवश्यकता थी, अतः उसने संधि की शर्तें स्वीकार कर ली। इस पर 20,000 फदिये लगभग 2,500 रुपये तो भाटियों ने वहीं अदा कर दिए और शेष रकम जैसलमेर जाकर अदा करने का वादा किया। पोखरण का दुर्ग भाटियों को सौंप दिया गया। शेष रकम प्राप्त करने के लिए भंडारी, माना, मांगलिया और भोजा जैसलमेर गए, जहां शेष रकम में से कुछ उन्हें प्राप्त हुई और कुछ नहीं हुई। रावचंद्र सेन का निर्वासित जीवन और पुनः मारवाड़ आगमन। सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद रावचंद्र सेन मेवाड़ के बुढ़ाड़े नामक गांव में रहने लगे। यहाँ से सिरोही की तरफ वो गए और सिरोही राज्य के अंतर्गत कोटा नामक स्थान में लगभग 1.5 वर्ष तक रहे। यहाँ से चंद्रसेन डूंगरपुर चला गया ताकि संकट काल में अपने बहनोई डूंगरपुर के रावल आसकरण से सहायता प्राप्त कर सके, लेकिन मुगल सेना जो थी वो लगातार उसका पीछा कर रही थी। अतः चंद्रसेन को डूंगरपुर छोड़कर बांसवाड़ा की तरफ जाना पड़ा। कुछ समय बाद वह बांसवाड़ा से अजमेर की ओर गया और आसपास के क्षेत्रों में लूटमार कर मुगलों को परेशान करता रहा। इन्हीं दिनों राम का पुत्र कल्ला सोजत में रह रहा था। कल्ला ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अतः अकबर ने सोजत का परगना उसी के पास रहने दिया था। लेकिन कल्ला अभी भी मुगलों की ओर से सशंकित था, अतः बादशाह के बुलाने पर भी कल्ला शाही सेना में उपस्थित नहीं हुआ था। तब अकबर के आदेश से नाडोल के थानेदार शेख इब्राहिम ने कल्ला पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। कल्ला के मारे जाने के बाद अकबर ने सोजत को भी खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में राठौड़ सादुल और राठौड़ आसकरण आदि सरदारों ने रावचंद्र सेन को मारवाड़ आकर देश की रक्षा करने का आग्रह किया। इस समय रावचंद्र सेन मारवाड़ में लौट आया तथा सोजत के पास सरवाड़ नामक गांव में अपना डेरा डाला। सोजत पर अकबर की ओर से नियुक्त सैयदों को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने जुलाई 1578 में अचानक सरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन इस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, अतः वह रण क्षेत्र से भाग निकला और हरियावली नामक स्थान पर आकर अपनी सेना को उसने संगठित करने का प्रयास किया। तत्पश्चात चंद्रसेन पुनः ससैन्य सोजत की ओर रवाना हुआ। जब सैयदों को राठौड़ों के सेना के आने की सूचना मिली तो राठौड़ दल के सोजत पहुंचने से पहले ही सोजत छोड़कर भाग निकले थे वो, क्योंकि इस समय उनके पास खाद्य सामग्री का अभाव था। अतः इससे रावचंद्र सेन ने बिना किसी कठिनाई के 16 जुलाई 1579 को सोजत पर अधिकार कर लिया। सोजत पर अधिकार करने के बाद रावचंद्र सेन ने अजमेर के आसपास के इलाकों में लूटमार करना आरंभ कर दिया। 1580 के आरंभ में बादशाह अकबर को रावचंद्र सेन के उपद्रव की सूचना मिली। इस पर बादशाह ने पायंदा मोहम्मद खां मुगल, सैयद हाशिम, सैयद कासिम आदि शाही अधिकारियों को चंद्रसेन को दंडित करने के लिए भेजा। चंद्रसेन सारण के पहाड़ियों में चला गया और अब चंद्रसेन के सारण के पहाड़ियों में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था।
रावचंद्र सेन की मृत्यु। सारण की पहाड़ियों में रहते हुए अचानक 11 जनवरी 1581 को सचिवाय सोजत परगणे में सारण के पास एक जगह है सचिवाय नामक स्थान पर रावचंद्र सेन का देहांत हो गया। ख्यातों में लिखा है कि सोजत पर अधिकार करने के बाद रावचंद्र सेन सारण के पर्वतों में रहने लगे थे। उस समय बहुत से राठौड़ जो सरदार थे उनकी सेवा में पहुंचे थे, परंतु राठौड़ बैरसमल और कुंपावत उदय सिंह जो थे वो उनकी सेवा में नहीं गए। इस पर चंद्रसेन बैरीसाल को जागीर के गांव ढूंढोण पर उन्होंने बैरीसाल के गांव पर चढ़ाई कर दी, लेकिन मार्ग में राठौड़ आसकरण जो देवीदास का पुत्र था ने चंद्रसेन से वादा किया कि वह बैरीसाल को समझाकर सेवा में ले आएगा। चंद्रसेन ने ढूंढाण पर चढ़ाई को रोक दिया और राठौड़ आसकरण ने जाकर बैरीसाल को चंद्रसेन की सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा। बैरीसाल ने यह शर्त रखी कि यदि चंद्रसेन एक बार उसके घर पर आकर खाना खाए तो चंद्रसेन पर उससे विश्वास हो जाएगा और वह उसकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। राठौड़ आसकरण की प्रार्थना पर रावचंद्र सेन ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उसके पश्चात एक दिन रावचंद्र सेन राठौड़ बैरीसाल के निवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर भोजन किया और भोजन से करके लौटे तो सचिवाय लौटते ही उनकी मृत्यु हो गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बैरीसाल ने विश्वासघात कर रावचंद्र सेन को विष दे दिया था। रावचंद्र सेन का दाह संस्कार सारण में हुआ, वहाँ उनका स्मारक बना हुआ है और उस पर एक लेख उत्कीर्ण है जो रावचंद्र सेन की मृत्यु तिथि से हमें अवगत करवाता है। रावचंद्र सेन का मूल्यांकन करें तो रावचंद्र सेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम वीर पुरुष था जिसने राज्य की स्वाधीनता के लिए शक्तिशाली मुगल सत्ता को चुनौती दी। राव मालदेव की मृत्यु से पूर्व ही राजस्थान में मुगल सत्ता का प्रसार प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि राजपूत राज्यों के आपसी झगड़े और उनकी राज्यों के आंतरिक गृह कलह ने मुगलों को राजपूतों में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद तो अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगल बादशाह अकबर भी ऐसे शासकों को पूर्ण सुरक्षा एवं दरबार में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करते थे जो उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। राजपूत शासक भी मुगल दरबार में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर व्यक्तिगत सुख और वैभव का अनुभव करते थे। अब राजपूत शासकों को अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता की चिंता नहीं रही और अपने अस्तित्व और सुख को कायम रखने के लिए राजपूत शासकों ने मुगल हरम में अपनी बेटियां एवं कन्याओं तक को भेजना आरंभ कर दिया। समूचे राजस्थान पर पराधीनता के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में रावचंद्र सेन राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने उस परंपरागत राजपूती भावना का निर्वाह किया और शक्तिशाली मुगलों से लोहा लिया। यद्यपि वह नागौर में अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए अकबर के चरणों में झुकना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप उसे अपना पैतृक राज्य भी खोना पड़ा और अरावलियों की पहाड़ियों में रहना पड़ा। ऐसे संकट में उसने अपने भाइयों से मदद प्राप्त हो सकती थी, लेकिन चंद्रसेन का दुर्भाग्य था कि उसके दोनों ही भाई राम और उदय सिंह ने अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता अकबर को बेच दी थी और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन के प्रबल शत्रु मुगल सम्राट अकबर की सेवा में वो दोनों चले गए थे। इन विकट परिस्थितियों में चंद्रसेन हतोत्साहित नहीं हुआ, ये जानते हुए भी कि उसका शत्रु पूर्णतया साधन संपन्न है और वह काफ़ी कमज़ोर है। उसने मुगलों को पराधीन होना स्वीकार नहीं किया। रावचंद्र सेन ने जिस स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित किया था उसका निर्वाह महाराणा प्रताप ने किया था। इस अखंड ज्योति को अकबरी तूफान भी नहीं बुझा सका। राजस्थान के दोनों शासकों ने अंत तक अपने निश्चय पर अडिग रहे और मुगलों का उन्होंने डटकर सामना किया। अनेक कठिनाइयों, कष्टों एवं पराजयों से भी वो हारे नहीं और उन्होंने अपने प्राण रहते अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यही कारण है कि अकबर के दरबार में पहुंचे कवि दुर्सा आडा को चंद्रसेन और प्रताप दोनों की महत्ता को समान रूप से गीतबद्ध करते हुए देखा जा सकता है। कवि दुर्सा आडा ने लिखा था, अपन गिया पूरी उजला अमसर चाकर रहर न डिग्यो गीत सारे हिंदुस्तान तजे सिर पाताल ने चंद्रसेन प्रवीत, अर्थात जिन्होंने अपने घोड़े को कभी दाग नहीं लगने दिया, जिनकी तलवारें सदैव उज्जवल रही, जिनका मन कभी शाही सेवा हेतु नहीं डिगा, ऐसे महाराणा प्रताप और चंद्रसेन भारत के सिरमौर है। भाटों और चारणों द्वारा चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को समान महत्व दिया गया है। निसंदेह चंद्रसेन प्रताप अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों के शिकार हुए थे। दोनों ने ही अपना अधिकांश जीवन दुर्गम पहाड़ियों में बिताया था, लेकिन चंद्रसेन नागौर के दरबार में उपस्थित हो गया था, जबकि अकबर के प्रतिनिधियों द्वारा अनेकानेक प्रलोभन के बाद भी महाराणा प्रताप कभी अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। यद्यपि पंडित रामकर्ण आसोपा ने यह लिखकर कि अकबर ने चंद्रसेन को नागौर आने का निमंत्रण दिया था, चंद्रसेन को दाग मुक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन अकबर द्वारा निमंत्रण देने की बात को न तो किसी साक्ष्य से पुष्ट किया गया है और न ही किसी स्रोत से
इसकी पुष्टि होती है। फिर भी तथ्य निर्विवाद है कि चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित अवश्य हुआ था, परंतु उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, हालांकि उसका उद्देश्य अलग था। दूसरी बात यह है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ के किलों तथा उनके पूर्व के प्रदेश को छोड़कर शेष जितना भी मेवाड़ क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार कर लिया था। जबकि चंद्रसेन का महत्व एवं व्यक्तित्व प्रताप के अपेक्षा कुछ हल्का प्रतीत होता है, फिर भी चंद्रसेन ने मुगल विरोधी नीति का निर्वाह तो जीवन भर किया था। यदि वह चाहता तो राजस्थान के अन्य शासकों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकता था और अपनी कन्याओं को मुगल हरम में भेजकर अपने सुख और वैभव का उपयोग कर सकता था, किंतु वह विदेशी सत्ता के संरक्षण में नहीं जाना चाहता था और क्षत्रियत्व की अपनी आन को सर्वोपरि मानता था। इसलिए उसने कठिनाइयाँ, कष्ट और विनाश को सहन करना उचित समझा, न तो विदेशी सत्ता के आगे उसने घुटने टेके और अपनी स्वाधीनता का बलिदान नहीं किया। इसी आदर्शपूर्ण भावना को आगे चलकर महाराणा प्रताप ने अंगीकार किया और इस दृष्टि से राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जा सकता है।